नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 58 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं IMPS के बारे में। ये IMPS क्या होता है, IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके अलावा भी दोस्तों और भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम लोग आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम इस बार निकालना चाहते हैं, अब की बार बेल्ट्रॉन DO पार करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको NIOS कोड संख्या 336 के सिलेबस से तैयारी करने का मौका, भरपूर मौका आपको जो है इस नोट्स के माध्यम से मिलने जा रहा है। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा भर्ती 2024 के स्टूडेंट को देखते हुए जो इस नोट्स को तैयार किया गया है। वैसे स्टूडेंट को जो स्टूडेंट आज तक कंप्यूटर क्लास किए नहीं है, सर्टिफिकेट खरीद करके जो है फॉर्म को फिल किए हैं, तो दोस्तों इस नोट्स में आपको वर्ष 2019 एवं 2023 में पूछे गए सभी 42 पालियों के प्रश्न पत्र का संग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देखने को मिलने जा रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस नोट्स को परचेस नहीं किया और नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप www.helpinggauravcom के वेबसाइट पर चले जाइए। वहां पे आपको बाएं साइड में बेल्ट्रॉन DO नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ऊपर में QR कोड दिखेगा। QR कोड को स्कैन करके 499 रुपीज जो है गूगल पे से, याद रहे दोस्तों गूगल पे से पेमेंट करना है। अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सएप नंबर, पेमेंट का शॉर्ट स्क्रीन अपलोड करके सबमिट कर देना है। 24 घंटे के अंदर नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 145 की तरफ। और दोस्तों कल हम लोग बात किए थे RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के बारे में। ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं IMPS, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसका फुल फॉर्म है IMPS का, याद रखिएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस एक रियल टाइम पेमेंट सर्विस है जो 24/7 आवर्स यानी कि 24 घंटा 7 दिन अवेलेबल रहता है। यह सर्विस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 22 नवंबर 2010 में प्रारंभ की गई थी, जो कस्टमर्स को बैंक और RBI द्वारा ऑथराइज यानी कि अधिकृत PPP, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, PPP के माध्यम से तुरंत मनी ट्रांसफर करने की ऑथोरिटी देती है। IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है दो तरह के फंड ट्रांसफर किए जाते हैं, दो तरह से, ठीक है। कौन कौन सा, तो आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड, दूसरा MMID और मोबाइल नंबर के माध्यम से। अब दोस्तों यहाँ पे नोट में देख सकते हैं MMID का मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है। एक 7 अंक की संख्या है जो बैंक के द्वारा जो है जारी की जाती है, जो बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। MMID का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन पेमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट कस्टमर को डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से अपनी यूटिलिटी पेमेंट यानी कि उपयोगिता भुगतान ऑनलाइन करने के लिए प्रोवाइड करने वाली सुविधा है। प्रोवाइड करने वाली क्या है, एक सुविधा है, ठीक है। कस्टमर अपने लाइट का बिल हो, मोबाइल का बिल हो, पानी का बिल हो, इंश्योरेंस पेमेंट आदि विभिन्न यूटिलिटी पेमेंट डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से घर बैठे किसी भी टाइम कर सकते हैं। ऑनलाइन में वर्तमान में ऑनलाइन बिल पेमेंट का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है, वास्तव में बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ा है। ऑनलाइन बिल पेमेंट के लिए इंटरनेट बैंकिंग, आप देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ई-वॉलेट इत्यादि का यूज जो है किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं चैप्टर 8 आज खत्म हो चुका है। चैप्टर 8 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ई-वॉलेट का वर्णन करें और विभिन्न ई-वॉलेट पेमेंट्स गेटवे की भी व्याख्या करें। तो दोस्तों ये हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। फिर एक बार आप लोग देखेंगे यहाँ पे ई-वॉलेट एक ऑनलाइन प्रीपेड अकाउंट है, ऑनलाइन प्रीपेड अकाउंट है जिसका उपयोग पैसों को डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। आवश्यकता होने पर कंप्यूटर या स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, जैसे में आप पेटीएम हो, फोन पे हो, पेजेप हो, ठीक है, गूगल पे हो इत्यादि के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं टाइप ऑफ ई-वॉलेट, ठीक है। ई-वॉलेट के टाइप में हमने कुछ बताया था आपको, लेकिन विस्तार से यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि क्लोज ई-वॉलेट होता है, ठीक है। उसके बाद सेमी क्लोज ई-वॉलेट होता है, ओपन ई-वॉलेट होता है, सेमी ओपन ई-वॉलेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसके बारे में व्याख्या करेंगे, ठीक है।
तो देख सकते हैं क्लोज्ड ई वॉलेट क्या होता है। ये ई वॉलेट केवल जो है स्पेशल साइट के लिए यूज किया जाता है। स्पेशली जो है कुछ साइट होता है, स्पेशली किसी साइट के लिए यूज किया जाता है। इनके द्वारा आप किसी अदर साइट पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रकार का पर्सनल डिजिटल वॉलेट हुआ, ठीक है। क्लोज ई वॉलेट का मतलब है आप किसी स्पेशली जो है किसी साइट पर पेमेंट कर सकते हैं, बाकी अदर कहीं नहीं कर सकते हैं। सेमी क्लोज ई वॉलेट, सेमी क्लोज ई वॉलेट का मतलब हो गया यहाँ पे कि ये क्लोज्ड ई वॉलेट का ही दूसरा वर्जन है, लेकिन इसका यूज आप एक साइट के अलावा उस साइट से रिलेटेड, मतलब सेम उसी साइट से रिलेटेड होना चाहिए, इन्हें कि आप किसी और साइट है फिर और किसी और साइट पर जाके नहीं, उसी से रिलेटेड होना चाहिए, मिलना जुलना कोई अगर दूसरे साइट पर जाकर भी अदर साइट पर भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कैश विड्रॉ करने की सुविधा नहीं मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा सेमी क्लोज ई वॉलेट निम्न में से क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, तो एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर तो पेमेंट कर सकता है, लेकिन सेम मिलता जुलता वेबसाइट होना चाहिए, उसी का मतलब उसी से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ओपन ई वॉलेट, ठीक है। इन डिजिटल वॉलेट को बैंकिंग वॉलेट भी कहते हैं, क्योंकि इनको बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है और ये आपको बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है, आपके बैंक अकाउंट से क्या होता है, कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा जो है आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के अलावा कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैश विड्रॉ भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बात करने वाले हैं क्यूआर कोड के बारे में, ठीक है। देख सकते हैं क्यूआर कोड और आईएफएससी कोड पर संक्षिप्त विवरण लिखे। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये फुल फॉर्म है, ठीक है। क्यूआर कोड एक तरह का क्या है, बार कोड है, ठीक है, जिसमें डॉट्स की एक मैट्रिक्स होती है। इसे मैट्रिक्स बार कोड या 2 डायमेंशियल बार कोड भी कहा जाता है। इसे क्यूआर स्कैनर या मोबाइल कैमरे के द्वारा स्कैन किया जाता है। क्यूआर कोड में कोई भी डेटा हो सकता है, जैसे में बैंक अकाउंट डिटेल्स हो, किसी वेबसाइट का यूआरएल हो, इत्यादि हो, ठीक है। अब आईएफएससी कोड क्या होता है, तो आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म पहले आपको रखना है याद, इंडियन फाइनेंशियल कोड, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल कोड। आईएफएससी कोड एक क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जो एनईएफटी सिस्टम में भाग लेने वाले बैंक ब्रांच की विशिष्ट पहचान यानी कि यूनिक आइडेंटिटी करता है। यह 11 अंकों का कोड होता है। याद रखिएगा आईएफएससी कोड कितने अंकों का रहता है, 10, 11, 14, 16, तो याद रखना है आपको 11 अंकों का होता है, जिसमें स्टार्ट के 4 अल्फा कैरेक्टर बैंक को रिप्रेजेंट करता है। कौन से बैंक का है, अगर आपका यूको बैंक का होगा तो यूसीआई, बैंक ऑफ इंडिया का होगा तो बीओआई, ठीक है, एचडीएफसी का होगा तो इसी तरह आगे का जो 4 डिजिट होता है वो आपको बैंक को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट के 6 कैरेक्टर जो होते हैं वो क्या करता है, ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है, कि यानी यूको बैंक का है तो कौन से ब्रांच का है, किस जिला का है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है। और 5वां जो है वो अंक 0 होता है। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यूपीआई, ठीक है। अब यूपीआई के बारे में बात करेंगे, यूपीआई पेमेंट्स इंटरफेस क्या है, ठीक है। तो देख सकते हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई का ये फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई द्वारा डेवलप एक क्या है, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो कई बैंक अकाउंट को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में क्या करता है, कंबाइन कर देता है, ठीक है। इसके साथ ही ये कई बैंकिंग सर्विस को भी कंबाइन करता है। जैसे में क्या है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी हो, फंड ट्रांसफर आदि हो, ठीक है। यूपीआई का फुल फॉर्म मैंने आपको काफ़ी बार बताया, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है, को एनपीसीआई के द्वारा 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघु रामजी राजन के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की व्याख्या करें। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की व्याख्या, तो क्रेडिट कार्ड क्या है, तो क्रेडिट कार्ड एक पतली जो है रेक्टेंगुलर प्लास्टिक कार्ड होता है जो आपको क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करता है। क्रेडिट कार्ड कस्टमर को एक प्री डिफाइंड क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करता है।
जिसका यूज वह शॉपिंग या किसी भी पेमेंट को करने के लिए कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट कस्टमर के क्रेडिट स्कोर और मंथली इनकम के आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि डिसाइड किया जाता है। सेम क्रेडिट कार्ड के बारे में जो मैं पहले बताया था वही अभी भी मैं बता रहा हूं। डेबिट कार्ड के बारे में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये भी मैं बता दिया हूं। डेबिट कार्ड आपके सेविंग या करंट बैंक अकाउंट से लिंक्ड कार्ड होता है। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक द्वारा एक कार्ड जारी किया जाता है जिसे आप एटीएम और जो है पीओएस पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, टर्मिनल पर पैसे निकालने या अपने खर्चों का भुगतान करने के लिए यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से आप केवल उतना पैसा खर्च कर सकते हैं जो वर्तमान में आपके अकाउंट में है। आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते हैं। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर नंबर 8 का, डिजिटल वित्तीय उपकरण की व्याख्या करें। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता है दोस्तों कि आप जैसा हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाते हैं जैसे 2 नंबर वाला होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ विशेष सारी चीजें छिपी होती है जो आपको ध्यान में रखना होता है। ऐसे डिवाइसेस जिनके माध्यम से डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज का यूज किया जा सकता है डिजिटल फाइनेंस टूल कहलाता है। जैसे में एटीएम कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, यूपीआई हो, ई वॉलेट हो, पीओएस हो, ठीक है, ये इत्यादि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सारा चीज है जिसका इस्तेमाल जो है डिजिटल वित्तीय उपकरण की व्याख्या के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों चैप्टर 9 है जो दोस्तों कल के सेशन में शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बेसिक सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका आप समझ लीजिए कुछ ही क्लास और रह गया है। कुछ ही क्लास के बाद दोस्तों ये बेसिक खत्म हो जाएगा और बेसिक खत्म होने के बाद जो क्लास स्टार्ट होंगी वो क्लास काफी यूनिक होगा, आपको पढ़ने में काफी मजा आएगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो अधिक से अधिक सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।